हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट रिसेट क्वेश्चन लेके आ गए उस वीडियो में, जो एमओएस, डीएचए, हाथ, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछे गए हैं पीछे के एग्ज़ामों में, आगे भी पूछे जाने के पूरे चांसेज है। शुरू से एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना, ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो सके। और जिन्होंने भी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो, हमने कल एक क्वेश्चन छोड़ा था, कल के क्लास के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने आपके काम के लिए। कुछ बच्चों ने एक दो बंदों ने सही आंसर दिया, बाकी सभी ने गलत आंसर दिया है। कल वाला क्वेश्चन जो छोड़ा था वो था, ए चाइल्ड कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, हैज ब्लीडी स्टूल एंड ग्रीनिश वोमिटिंग, व्हाट द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। यानी कि एब्डोमिनल पेन है प्लस स्टूल के साथ ब्लीडिंग हो रही है, वोमिटिंग है, ग्रीनिश है। तो ऐसी वाली कंडीशन, देखो ब्लीडी स्टूल है तो मे भी हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो। तो ऐसी वाली कंडीशन के अंदर उसको एनिमा देंगे, ओके, ना कि एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था अपना ऑप्शन बी। ऐसी वाली कंडीशन में हम देंगे एनिमा, ओके, क्लियर। चलो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर, आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, द होम केयर नर्स ऑब्जर्व दैट द asthmatic patient has a cough wheezing. The nurse administer an albuterol या प्रोवेंटिल, जिसका ब्रांड नेम है, नेबुलाइजर ट्रीटमेंट एज ऑर्डर्ड। विच टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज दिस। ऑप्शन देखें, ए मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, ऑप्शन बी थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, ऑप्शन सी डिस्चार्ज प्लानिंग, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्ट। एक होम केयर नर्स है जो एक एस्थमेटिक पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही है, जिसको क्या है, कफिंग है, वीजिंग कफ है, ठीक है, और उसको एल्बुट्रोल नेबुलाइजर ट्रीटमेंट ऑर्डर किया गया है। तो यह किस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन है, ये पूछा है। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का मैं टाइम दूंगा ताकि आप आंसर दे पाएँ। सभी आंसर देंगे, आंसर करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो प्रॉब्लम नहीं है। आप गलत आंसर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे के लिए आपको याद हो जाता है। तो आपका कमेंट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे किस टाइप का इंटरवेंशन है ये पूछा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे, नेबुलाइजर है, एक थेरापी है, एक तरह की थेरापी है। तो यहाँ पे किस टाइप का इंटरवेंशन हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, यह थेराप्यूटिक इंटरवेंशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, ए पेशेंट हु अंडरवेंट हैंड सर्जरी रिक्वायरिंग जनरल एनेस्थीसिया प्रेजेंट टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट आफ्टर एक्सट्यूबेशन। द नर्स शुड फर्स्ट असेस। ऑप्शन देखिए, ए रेस्पिरेटरी स्टेटस, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी स्टेटस, ऑप्शन सी हाइड्रेशन स्टेटस, ऑप्शन डी वुंड स्टेटस। एक पेशेंट है जिसकी हैंड की सर्जरी हुई है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, और अभी पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है आफ्टर एक्सट्यूबेशन, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि सबसे पहले क्या असेस करेंगे। जैसे पेशेंट पीएसयू में आया तो सबसे पहले क्या असेस करेंगे पेशेंट का, ये पूछा है, बताइए। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप आंसर दे सकें, कमेंट कर सकें, ओके। तो देखिए, जब भी जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो सबसे पहले, जैसे हमारे पास पीएसयू में आता है, तो हमें सबसे पहले उसका रेस्पिरेटरी देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन चेक करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी स्टेटस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, ए नर्स एडमिनिस्टर्स एल्बुटेरोल नेबुलाइजर टू ए चाइल्ड विद अस्थमा एक्सर्बेशन। The nurse measure pulse oximetry and auscultate the lung to determine whether the goal of clear respiratory status has been met. The step of nursing is called. Option देखें, A assessment, B diagnosis, C implementation, D evaluation. एक नर्स है जिसने एक पेशेंट को एल्बुट्रोल नेबुलाइजेशन दिया है, जिसको क्या था, अस्थमा था, अस्थमा एक्सप्रेशन था, उसको नेबुलाइजर दिया है एल्बुटेरोल, ठीक है।
तो इसमें पूछा है नर्स है वो उसके बाद मेजर कर रही है पल्स ऑक्सीमीटर से, पल्स है ऑक्सीमेट्री मेजर कर रही है प्लस अस्कल्टेट कर रही है लंग्स को डिटरमाइन द वेदर द गोल ऑफ क्लियर रेस्पिरेटरी स्टेटस के लिए, इनके उसको इस रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लियर है कि नहीं है इसके लिए वो चेक कर रही है। तो ये किस प्रकार कौन सी नर्सिंग स्टेप होगी, कौन सी नर्सिंग स्टेप के अंदर हम ये काम करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नेबुलाइजर दिया जा चुका है, ठीक है। तो नेबुलाइजर दिया जा चुका, उसका रिजल्ट चेक कर रहे हैं यानी कि उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसको इवैल्यूएट करें कि मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करें। तो इसके लिए ये आएगा इवैल्यूएशन में, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन चेक कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे आंसर सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, while caring for a patient with potassium deficiency the nurse should expect that the patient may exhibits, ऑप्शन देखें ए diminished deep tendon reflexes, ऑप्शन बी dysrhythmias, ऑप्शन सी hypertension, ऑप्शन डी ओलिगुरिया। एक नर्स है जो केयर कर रही है एक पेशेंट है जिसको पोटेशियम डिफिशियंसी है, ठीक है। नर्स है वो ये एक्सपेक्ट है, कल भी मैंने बताया था एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, ठीक है ना, देखने में पढ़ने में सेम से लगते हैं लेकिन बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एक्सपेक्ट दैट द पेशेंट में एक्सिबिट, ठीक है, ये पूछा है इसमें। तो बताइए क्या एक्सिबिट करेगा पेशेंट, यहाँ दिखा पोटेशियम डेफिशिएंसी, पोटेशियम डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हो सकता है कि उसको डिसरिदमिया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी dysrhythmias, okay। Next question 5 number, a patient is admitted for pain management due to lung cancer with metastasis of the bone with a nursing diagnosis of alteration in comfort. The nurse would anticipate the best short term goal for this patient would be to, ऑप्शन देखें ए appears comfortable and sleep well, option B verbalize that pain is tolerated, option C verbalize that pain is relieved, option D not complain of pain। यहाँ पे पूछा कि एक पेशेंट है जिसका पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए वो एडमिट है जिसको लंग कैंसर है विद मेटास्टेसिस ऑफ बोन, नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है अल्ट्रेशन इन कम्फर्ट। तो इसमें पूछा है कि इसका शॉर्ट टर्म गोल, यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल नहीं पूछा, लॉन्ग टर्म और गोल शॉर्ट टर्म में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है कि इमीडिएटली कि अभी आगे जाके फिर से वो प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन इमीडिएटली अभी हमें उसका रिस्पॉन्स चाहिए, उसको कंफर्ट दिलाना है, ठीक है ना, अभी कंफर्ट दिलाना है, बाद में चाहे प्रॉब्लम दोबारा हो जाए। और लॉन्ग टर्म है कि एंड में जाके उसको कंफर्ट लाइफ है उसकी कंफर्टेबल रहे, यानी कि वो लिविंग है डेली लिविंग है वो इजीली कर सके, वो आती है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे पूछा शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म में हम क्या करेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या है, इसको अल्ट्रेशन इन कंफर्ट है, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम उसको पहले कंफर्टेबल करेंगे पूरी तरह से ताकि वो अच्छे से सो पा रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल होगा वो होगा अपीयर कंफर्टेबल एंड स्लीप वेल, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद एक्यूट cholecystitis is scheduled for surgery in the morning and is NPO. At 8 am, the patient develops a fever of 102.4 Fahrenheit या 39.1 degrees centigrade. Medication ordered include acetaminophen 650 mg orally every 4 hours as needed. The nurse should, ऑप्शन देखें, ए put moist cool cloth on the patient forehead and axilla, option B give the medication sorted by the physician, option C notify the physician and request or other order, option D administer the ordered dose rectally।
एक पेशेंट है अपने पास एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर जिसको है एक्यूट कोलेसिस्टेक्टोमी। उसको शेड्यूल किया गया है कि वो मॉर्निंग में उसकी सर्जरी शेड्यूल की गई है, उसके लिए एनपीओ रखा गया है। मॉर्निंग में 8 AM इनकी सर्जरी से पहले 8 AM पे पेशेंट को हाई फीवर आ गया है, इनके 102.4 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको फीवर आ गया है। पेशेंट है उसको ऑर्डर किया गया है एसिटामिनोफेन 650 mg ओरली एवरी 4 आवर एज नीडेड। तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स क्या करेगी? फीवर आ गया है तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या करेगी? अब कुछ बच्चे हैं यहाँ पे ये भी करके आते हैं कि एडमिस द मेडिसिन एज ऑर्डर, लेकिन ऐसी वाली कंडीशन में हम ऑर्डर की हुई मेडिसिन ओरली लिखी है तो वो हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनपीयू है पेशेंट, ठीक है, और अभी थोड़ी देर के बाद सर्जरी होनी है। तो ऐसे वाली कंडीशन में हम डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे, तो साथ में उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोई और ऑर्डर लिख दे ताकि लाइक आईवी वगैरह दे सकें, हम एंटीपायरेटिक और मेडिसिन है जो आईवी हम दे सकें, ऐसे ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नोटिफाई द फिजिशियन एंड रिक्वेस्ट ऑर्डर अदर ऑर्डर्स, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 3 days ago a patient underwent an invasive surgery with an open wound. The patient is febrile with drop in blood pressure. Laboratory test results shows elevated WBC count. This could be possible presentation of, ऑप्शन देखें, इंटरनल हेमरेजिंग, ऑप्शन बी एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, ऑप्शन सी एटलेक्टेसिस, ऑप्शन डी सेप्सिस। एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, इन्वेजिव सर्जरी हुई है 3 दिन पहले, ठीक है, और साथ में ओपन वुंड है उसको। पेशेंट है अभी उसको फीवर है प्लस बीपी है उसका ड्रॉप हो गया, डाउन हो गया है। लेबोरेटरी टेस्ट में आया कि उसका जो WBC काउंट है, वाइट ब्लड सेल काउंट है, वो बढ़ा हुआ है। तो ऐसी वाले कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्या पॉसिबल प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ये पूछा है इसमें। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम टू सेम नहीं पूछा जाता। मैं हर एक बहुत बार बोलता हूँ कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हाँ, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर वही होता है, बस पैटर्न चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन वही होते हैं, पैटर्न चेंज करके पूछ लेते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज़ रट्टा नहीं लगाना है, समझ के पढ़ना है। तो देखिए, जब भी WBC इंक्रीज होती है प्लस फीवर आती है तो ये वो इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। साथ में यहाँ पे WBC भी एलिवेटेड है तो श्योर है कि इन्फेक्शन है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें इन्फेक्शन का साइन कौन सा है? इन्फेक्शन का साइन है यहाँ पे सेप्सिस, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे श्योर है कि इन्फेक्शन है क्योंकि WBC भी इंक्रीज है प्लस फीवर है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, A child present to the emergency department with difficulty breathing. The child's parents report that the child has history of bronchial asthma and has recently had an upper respiratory tract infection (URI). Upon auscultation, the nurse decreased breath sound in the left lower lung field. The nurse should next assess the child. ऑप्शन देखें, ए ओरल टेम्परेचर, बी लेवल ऑफ कंफर्ट, ऑप्शन सी ऑटो सेचुरेशन, ऑप्शन डी एपिकल पल्स। एक बच्चा है अपने पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जिसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि इसको हिस्ट्री है ब्रोंकियल अस्थमा और रिसेंटली उसको URI भी हुआ है, यूरिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, URI हुआ है अभी उसको रिसेंटली। नर्स ने जब एस्कल्टेट किया है तो उसने पाया है कि वो ब्रीथिंग साउंड है वो डिक्रीज है एंड जो लेफ्ट लोअर लंग है वो फील्ड भरी हुई साउंड आ रही है, फील्ड हुआ साउंड आ रही है वहाँ पे। तो ऐसे वाली कंडीशन में नेक्स्ट असेसमेंट क्या होगा, ठीक है, ये सारा असेस करते हैं। तो इसके बाद क्या असेस करेगी नर्स, इमीडिएटली क्या असेस करेगी, ये पूछा इसके अंदर, बताइए क्या असेस करेगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्लियरली है सब कुछ इसके अंदर। नेक्स्ट क्या असेस करेगी, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट को क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा है प्लस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो गया है, साथ में इसको ब्रीथिंग साउंड है वो लो सुनाई दे रही है, प्लस लंग्स है वो फिल है, लाइक
फ्लूइड का या फिर किसी भी चीज़ का, पस का, किसी भी चीज़ से फिल है वो, ठीक है, ऐसा सुनाई देता है। ऐसी वाले कंडीशन में हम करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक, क्योंकि हो सकता है क्योंकि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। ऐसी वाली कंडीशन में लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट असेसमेंट होगा वो होगा O2 सेचुरेशन। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए 32-year-old female come in for evaluation 14 days after an uncomplicated cesarean section. The patient is very anxious and complaining of sharp stabbing pain in her chest. The patient has dyspnea, tachypnea, and hypoxia. Which of the following post-operative complication is likely? ऑप्शन देखें, ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन बी न्यूमोनिया, ऑप्शन सी एटलेक्टेसिस, ऑप्शन डी एस्पिरेशन। 32 ईयर फीमेल पेशेंट आया अपने पास, 14 डेज के बाद इवोल्यूशन के लिए आया है। उस जिसका क्या हुआ था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन सेक्शन हुआ था, ठीक है। पेशेंट है अभी वेरी एंजियस है और वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको शार्प स्टाबलिंग पेन हो रहा है, कहाँ पे, चेस्ट के अंदर। शार्प पेन हो रहा है कहाँ पे, चेस्ट के अंदर। पेशेंट है उसको डिस्निया है, टेकिपीनिया है, हाइपोक्सिया है। तो ऐसी वाली कंडीशन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसी वाली कंडीशन में कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे लाइकली देखने को मिलेगा। जितने भी साइन सिम्टम है इनको देखते हुए कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगा, कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होगा यहाँ पे कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। ये सारे के सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं अपने को पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपना ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, द नर्स हैज स्टार्टेड इंट्रावेनस फ्लूइड थेरापी ऑन ए चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट। ऑप्शन देखें, ए यूजिंग एन इन्फ्यूजन पंप टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड रेट of infusion, option B determine the total volume infused every 4 hours, option C using a pedal arm board only if the child is active, option D checking the site at least 1 every 2 hours। एक नर्स है जो आईवी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट कर रही है एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट, कौन सी एक्शन है जो अप्रोप्रिएट होगी इसके लिए। एक बच्चे को आईवी थेरेपी देनी है, आईवी फ्लूइड लगाना है एक बच्चे को, तो ऐसे वाले कंडीशन में अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी, इनमें से अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी ये पूछा है। तो देखिए बच्चे को जब भी आईवी फ्लूइड देते हैं तो हमें एक कंट्रोल्ड अमाउंट में देना होता है कि फिक्स अमाउंट है कि इतने टाइम में इतना ही जाना चाहिए। तो डायरेक्ट हमने आईवी लगा दिया है तो इसमें इतना कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ऐसे वाले कंडीशन में हम इन्फ्यूजन पंप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूजिंग एन इन्फ्यूजन पंप टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड रेट ऑफ इन्फ्यूजन, ठीक है। इन्फ्यूजन की रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इन्फ्यूजन पंप को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ए पेशेंट शेड्यूल फॉर एन एब्डोमिनल एन्युरिज्म रिपेयर, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। ऑप्शन देखें, ट्रांसप्लांट, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक, ऑप्शन सी पैलिएटिव, ऑप्शन डी क्यूरेटिव। एक पेशेंट है जिसको शेड्यूल किया गया एब्डोमिनल एन्युरिज्म रिपेयर के लिए, तो ये किस टाइप का सर्जिकल इंटरवेंशन है ये पूछा इसमें। विच टाइप ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, इसमें कौन से किस टाइप का सर्जिकल इंटरवेंशन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एब्डोमिनल एन्युरिज्म रिपेयर किया गया है, ठीक है, उसको क्योर कर दिया गया है, तो ऐसे वाले कंडीशन में इसको ये होगा क्यूरेटिव, ठीक है। ऑप्शन सही होगा डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए पेरेंट ब्रिंग्स देयर टीनेज चाइल्ड द पीडियाट्रिशियन ऑफिस, द पेरेंट रिपोर्ट दैट द पेशेंट frequently complain of abdominal bloating and stomach pain after eating and also has a chronic sore throat. The patient lab shows hypokalemia.
विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस शुड द नर्स एंटिसिपेट? ऑप्शन देखिए, ए इम्पल्सिव बिहेवियर, ऑप्शन बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन सी मॉर्बिड ओबेसिटी, ऑप्शन डी बुलिमिया। पेरेंट्स हैं जिनका टीनेज बच्चा है, ठीक है, जो पीडियाट्रिक ऑफिस में आते हैं, पेरेंट्स हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उसका बच्चे को एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, स्टमक पेन है, खाने के बाद होता है, एंड क्रोनिक शोर थ्रोट से। जो लैब रिपोर्ट्स हैं उनमें आया कि बच्चा है उसको हाइपोकैलेमिया है। तो ऐसी कंडीशन ने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस शुड द नर्स एंटिसिपेट? कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है नर्स एंटिसिपेट करेगी, ये पूछा है। कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस एंटिसिपेट करेगी नर्स? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पहले भी अपने वीडियो में भी इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पे क्या नर्स क्या एंटिसिपेट कर सकती है? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बुलिमिया, ठीक है। ये ऐसे वाले कंडीशन में बुलिमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एन अस्थमैटिक पेशेंट प्रेजेंट विद wheezing and coughing, oxygen saturation is 88% on room air, which of the following nursing diagnosis would take priority? ऑप्शन देखें, ए imbalanced nutrition related to decreased food intake, option B activity intolerance related to ineffective breathing, option C ineffective gas exchange related to bronchospasm, option D anxiety related to dyspnea and concern of illness। एक एस्थमेटिक पेशेंट है, ठीक है, जिसको वीजिंग है और कफिंग है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है 88% ऑन रूम एयर। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है उसको प्रायोरिटी देंगे हम। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना आ रहा है, ओनली 88% आ रहा है, तो हम उसी को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इनइफेक्टिव गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू ब्रोंकियोस्पाज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, the nurse sustained a needle stick injury after administering an intramuscular injection to an patient. It is recommended that the nurse be tested for human immunodeficiency virus. Option देखें, A if the patient has symptom of HIV infection, option B a month after take prophylactic and antiviral, option C immediately with repeat test in 6 weeks, option D if the patient refuses HIV testing। एक नर्स है जिसको निडल स्टिक इंजरी हुई है, ठीक है ना, और उसने IM इंजेक्शन इंसर्ट किया था, ठीक है, पेशेंट को। तो इसमें पूछा है कि उसको टेस्ट को HIV टेस्ट को रिकमेंडेड करते हुए नर्स को क्या करना चाहिए, ये पूछा इसमें। हमें सस्पेक्ट है कि HIV वाला पेशेंट है, उसको IM इंजेक्शन दिया है, तो ऐसे वाले कंडीशन में इमीडिएटली टेस्ट करवाएंगे और ए को टेस्ट करेंगे विद इन 6 वीक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, इमीडिएटली विद रिपीट टेस्ट इन 6 वीक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ड्यूरिंग सर्जरी द पेशेंट हैज़ द फॉलोइंग इनटेक एंड आउटपुट: इंट्रावीनस फ्लूइड 650 cc, intravenous antibiotic 50 cc, in a unit of packed red blood cells यानी कि 1 यूनिट PRBC 350 cc, नेजोगैस्ट्रिक आउटपुट है 120 cc और एस्टिमेटेड ब्लड लॉस है 80 cc एंड यूरिन इन द फोलेज कैथेटर इज 240 cc। व्हाट इज द पेशेंट्स टोटल आउटपुट? ऑप्शन देखो, 120 cc, 200 cc, 240 cc, 440 cc। एक सर्जरी के दौरान एक पेशेंट है जिसका IO चार्टिंग किया जा रहा है, इनपुट आउटपुट चार्टिंग किया जा रहा है, उसको IV फ्लूइड दिया गया है 650 ml, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक दिया गया है 50 cc एंड एक ब्लड का पैकेट चढ़ा है, रेड ब्लड सेल का एक पैकेट चढ़ा है, इनका PRBC चढ़ा है 350 cc। नेजोगैस्ट्रिक का आउटपुट आ रहा है उसका 120 एंड एस्टिमेटेड ब्लड लॉस हुआ उसको 80 cc एंड फोलिस कैथेटर है उसमें है यहाँ पे 240 cc। तो इसमें पूछा टोटल आउटपुट कितना होगा,
तो इसका टोटल आउटपुट करने के लिए टोटल जितना भी निकल रहा है वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे नेजोगैस्ट्रिक आउटपुट है 120 प्लस उसका ब्लड लॉस हुआ 80 cc यानी कि 200 एंड फोलिक कैथेटर में आ रहा है 240, तो 200 प्लस 240 440 cc। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 440 cc टोटल आउटपुट होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ए पेरेंट इज concerned their 8-year-old child has 23 kg over the past 2 weeks and has been urinated up to 30 times per day. The child also seems to be eating the drinking constantly. Which test would be most helpful in evaluating the child's condition? ऑप्शन देखें, ए कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज लेवल, सी बॉडी फैट एनालिसिस, ऑप्शन डी चेस्ट एक्सरे। पेरेंट्स हैं कंसर्न करते हैं कि उनका 8 साल का बच्चा है जिसका वजन है 8 ईयर ओल्ड बच्चा है जिसका 2 वीक्स पहले उसका 23 kg उसका वेट था और वो एक्चुअली दिन में 30 टाइम्स यूरिनेट करता ठीक है, यूरिनेशन के लिए जाता है 30 टाइम्स। ठीक है, चाइल्ड है वो अच्छे से खा रहा है, पानी भी पी रहा है कॉन्स्टेंटली, अच्छा है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा टेस्ट है मोस्ट यूज़फुल होगा इसका इवैल्यूएशन करने के लिए, इस चाइल्ड की कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए कौन सा टेस्ट है वो मोस्ट हेल्पफुल रहेगा, ये पूछा है इसमें। कौन सा टेस्ट है जो हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे? आई थिंक ये सबको आता होगा, कमेंट करो जल्दी। तो यहाँ पे देखिए 30 टाइम्स यूरिनेशन कर रहा है, यूरिनेशन के लिए जा रहा है 30 टाइम्स, तो इसका मतलब है कि बॉडी में शुगर लेवल कम आ रहा है। ठीक है, शुगर लेवल कम आ रहा है तो इसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो वो इंडिकेट करता है कि उसको बार बार यूरिनेशन हो रहा है। प्लस ओबेस है बच्चा तो वेट ज़्यादा है तो शुगर होने के, हाइपोग्लाइसीमिया होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। ए पेशेंट कम टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद एक्सट्रीम डिस्निया, ऑर्थोपेनिया, एंजाइटी एंड कंप्लेन ऑफ फीलिंग पैनिकी। द पेशेंट इज कफिंग अप वाइट फ्रोथी स्पुटम एंड इज साइनोटिक विद प्रोफ्यूज perspiration, inspiratory and expiratory wheezing and bubbling sound are auscultated, and the patient is diagnosed with acute pulmonary edema. What should the nurse do first? ऑप्शन देखें, ए एडमिनिस्टर डाइजोक्सिन या लेनोक्सिन टू डिक्रीज फ्लूइड बैकिंग अप इनटू द लंग्स, ऑप्शन बी आइडेंटिफाई precipitating factors and underlying conditions, option C administer morphine duramorph to reduce anxiety, option D assess oxygen saturation rate। देखिए यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने पास पेशेंट है, एक्स्ट्रा डिस्निया उसको, ऑर्थोपेनिया है, एंजाइटी है एंड कंप्लेन ऑफ फीलिंग, उनके पेन की, उसको पेन के फील हो रहा है। ठीक है, पेशेंट है वो कफिंग कर रहा है एंड फ्रोथी स्पुटम्स आ रहे हैं एंड साइनोटिक है। मोस्ट कॉमन चीज़ साइनोटिक है विद परफॉर्म अ पर्सपिरेशन, मोस्ट चीज़ है यहाँ पे साइनोटिक। ठीक है, नेक्स्ट चीज आगे देखिए, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी वीजिंग साउंड है प्लस बबलिंग साउंड आ रही है एस्कल्टेट करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, तो उसको डायग्नोसिस भी हुआ है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, उसको डायग्नोसिस सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे। जाहिर सी बात है कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड है, मैंने बहुत बार बताया है कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है ऐसे वाले कंडीशन में हम उसका रेस्पिरेशन से रिलेटेड है वही हम चेक करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट उसका चेक करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी असेस ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू एन इन्फेंट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज, ऑप्शन देखें, ए रेक्टस फेमोरिस, ऑप्शन बी वेंट्रोग्लूटियल, ऑप्शन सी डोर्सोग्लूटियल, ऑप्शन डी डेल्टोइड।
एक इन्फेंट है जिसका IM इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट साइट कौन सी यूज करेगी, नर्स कौन सी अप्रोप्रिएट साइट है यहाँ पे यूज करेगी, ये पूछा है इसमें। इन्फेंट है, इन्फेंट के अंदर कौन सी यूज करेगी, कौन सी साइट को यूज करेगी। तो यहाँ पे इन्फेंट को हमेशा यूज करते हैं हम थाई पे, हम इंजेक्शन लगाते हैं इन्फेंट्स के, जहाँ थाई पे कौन सी मसल्स होती है, ठीक है, और कौन सी मसल्स पे लगाते हैं, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स के ऊपर। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स के ऊपर हम इंजेक्शन लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एल्बुट्रियोल नेबुलाइजर द नर्स शुड हेल्प द पेशेंट एज्यूम व्हाट पोजीशन। ऑप्शन देखें, ए फीट एलिवेटेड अबव लेवल ऑफ हार्ट, ऑप्शन बी सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड, ऑप्शन सी हाई फाउलर्स, डी स्टैंडिंग। पेशेंट को एल्बुट्रियोल नेबुलाइजर देना है तो उसको कौन सी पोजीशन हम देंगे, ये पूछा। एल्बुट्रियोल नेबुलाइजर देने के टाइम पे उसको कौन सी पोजीशन देंगे, ये पूछा है। किस पोजीशन में हम एल्बुट्रियोल नेबुलाइजेशन देंगे, आई थिंक ये सबको पता होगा। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक में ऐड करने की वजह से वो गलत हो गई। यहाँ पे देखो प्रायोरिटी हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पे होगा हाई फाउलर पोजीशन। ओनली सिटिंग पोजीशन होता है तो भी उसको हम करेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड लिखा है। यदि ओनली सिटिंग होता, हाई फाउलर पोजीशन नहीं दिया गया, तो वहाँ पे सिटिंग पोजीशन वाला करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के वो होते हैं, कमेंट आते हैं मेरे पास कि सर दो क्वेश्चन एक जैसे दिए हैं तो ऑप्शन अलग अलग क्यों है इसमें। आप पहले क्वेश्चन में हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐड किया हो, या फिर हो सकता है कि ऑप्शन है वो डिफरेंट हो, ठीक है। एक क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर दे रखा हो वो दूसरे ऑप्शन में है ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी होती है कि सेम क्वेश्चन होते हैं, आंसर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, वो तो ध्यान देना है आपने, ठीक है। तो इसमें यदि हाई फाउलर पोजीशन नहीं आता, ओनली सिटिंग पोजीशन आता, तो सिटिंग पोजीशन को हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए पेशेंट इज टू रिसीव हेपारिन सोडियम 5000 यूनिट subcutaneous on call to the operation room. Prior to administer this medication, the nurse should advise patient that this will help to prevent. Option देखें, A thrombosis formation, option B positioning injuries, option C atelectasis, option D infections. हेपारिन एक पेशेंट है जिसको हेपारिन देना है 5000 यूनिट सबक्यूटेनियस ऑन कॉल ऑपरेशन रूम। ऑपरेशन रूम से जब ऑन कॉल आएगा, ऑन कॉल उसको हेपारिन देना है 5000 यूनिट। तो एडमिनिस्टर करने से पहले नर्स है वो पेशेंट को क्या बताएगी कि किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये दिया जा रहा है। हेपारिन किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं, किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम हेपारिन देते हैं, तो वो है कि वहाँ पे कोई क्लोटिंग नहीं हो, क्लोटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम हेपारिन देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर। ये आपका होमवर्क, जैसे हर वीडियो में आपको एंड में क्वेश्चन मिलता है, इसका सभी कमेंट करिएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में देता हूँ, लाइक जैसे आपने शुरू से वीडियो देखा तो वहाँ पे मैंने दिया है, तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप सभी ने कमेंट करना है, आप गूगल करिए, बुक से कॉपी करिए, कहीं से भी आप देखिए, इसका कमेंट करिए। ओके, थैंक यू कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, लाइक प्रोसेसिंग करवानी है या डाटा फ्लो कराना है, एलिजिबिलिटी लेनी है, एग्ज़ाम बुकिंग करनी है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर हर एक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। सोशल मीडिया का लिंक मेरा यूट्यूब बायो में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे सोशल मीडिया पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।